नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिससे आप काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। ये कहानी एक ऐसी लड़की और लड़के की है जिसमें लव तो होता है लेकिन एक तरफा। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई है जो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था। ये लगभग 4-5 साल पहले की बात होगी। मैं उस समय सेकेंड ईयर में था और उसी साल हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर के 2 स्टूडेंट्स महज 7-8 दिन के अंतराल पर ही अपनी जान खुद ही ले लेते हैं, जिनमें एक लड़की होती है और एक लड़का, और वो दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते हैं। और उस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई थी कि जो लड़की खत्म हुई थी वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से खत्म हुई थी, और उसके बाद उसके उस लड़के दोस्त ने इसलिए अपनी जान ले ली क्योंकि वो अपनी उसी दोस्त की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, और उस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया गया। हालांकि हम कॉलेज में थे तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हुआ करती थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल का जो बेटा है वो उस लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था और वह लड़की जो है उसे पसंद नहीं करती थी, और इसी बात को लेकर वह कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा उसको परेशान करता था। तो शायद उससे परेशान होकर उसने अपनी जान ले ली हो और प्रिंसिपल ने अपने पावर और पैसे के दम पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस बात को दबा दिया हो। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा था कि उस लड़की के अलावा उसके बचपन से साथ रहने वाले उस लड़के दोस्त ने अपनी जान क्यों ली। इसलिए फिर कॉलेज में नई अफवाह उड़ने लगी कि उस लड़के के पास कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे के कुछ सबूत हाथ लग गए थे। इसलिए प्रिंसिपल ने उस लड़के को मरवा दिया और फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसको आत्महत्या दिखा दिया गया। लेकिन खैर, अब जीतने मुंह उतनी ही बातें होती रहती है और पुलिस ने भी उस केस को क्लोज कर दिया। तो फिर आगे बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं और बात को सब वहीं पर भूल जाते हैं। लेकिन फिर 1 साल के बाद जब हम सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स दोबारा से पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनके कुछ पेपर बैक रह गए होते हैं। फिर हमें कॉलेज के उन सीनियर स्टूडेंट से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और सच्चाई कुछ ऐसी थी जो इन सभी अफवाहों से बिल्कुल अलग थी। अब खैर, वो बात मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो मैंने अब उस चीज़ को दोबारा याद करने के लिए अपने उस कॉलेज वाले दोस्त को फ़ोन लगाया और उस पूरे हादसे के बारे में उसको भी याद करने को कहा। तब मुझे मेरे दोस्त ने उस हादसे को फिर से मुझे पूरा बताया है और वही कहानी आज मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। तो ये स्टोरी एक तरफा प्यार से जुड़ी हुई होती है जो अपने प्रेम को पाने के लिए एक सिद्धि प्राप्त किए हुए तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और जिस लड़की से वो प्रेम करता है उसके ऊपर काला जादू करवा देता है। अब वो काला जादू उस लड़की के ऊपर इस हद तक हावी जाता है कि उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज की कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए ताकि रोज रात को आप एक ऐसी कमाल की कहानी सुन सके। और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो जल्दी से अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी निशा की है। निशा अपने कॉलेज में बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। वो एक होनहार लड़की थी। सुंदर होने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक बड़ा भाई था जो कि फ़िलहाल उसी शहर में इंटर्नशिप कर रहा था। निशा के वहाँ कई दोस्त थे जिनमें से कुछ लड़के तो कुछ लड़कियां थीं, लेकिन उनमें से एक नीलेश नाम का लड़का जो निशा के पड़ोस में ही रहता था वो निशा का सबसे खास दोस्त था क्योंकि नीलेश और निशा बचपन में भी साथ ही पढ़ते थे। फिर स्कूल खत्म होने के बाद उनके बाकी दोस्त तो अलग अलग कॉलेज में चले गए, लेकिन नीलेश और निशा दोनों ही आगे चलकर टीचर बनना चाहते थे। इसीलिए वे दोनों ही साथ में बीएड करने लगे। दोनों के घर आसपास होने के कारण वे दोनों हर रोज साथ में ही कॉलेज जाते थे। निशा नीलेश को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए हर बात उससे शेयर करती थी। वे दोनों अपने कॉलेज के सारे असाइनमेंट्स साथ में ही करते थे। क्लास के कई लोग तो ये तक कहते थे
कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन निशा ने इसे सिरे से नकार दिया। हालांकि नीलेश ने इस बारे में कभी किसी से बात नहीं की। वैसे भी नीलेश निशा को छोड़कर ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। अगर कभी कभार किसी से बात हुई तो वो भी पढ़ाई को लेकर ही, वरना वो भी नहीं। निशा के ही क्लास में एक लड़का पढ़ता था, देव। वो पिछले 1 साल से निशा को देख रहा था। पहले तो वो सिर्फ देखता ही था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसका बर्ताव निशा के प्रति थोड़ा बदलने सा लगा था। वो उसे अजीब निगाहों से घूरने लगा था। वो उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन हर समय ही नीलेश निशा के साथ साए की तरह रहता था, जिस कारण वो उससे बात नहीं कर पा रहा था। एक दिन देव ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से कहा, सुनो तुम लोग, जैसे ही वो नीलेश बाथरूम जाए तुम लोग पीछे से कुंडी लगा देना। तब तक मैं निशा से सारी बात करके उससे मामला सेट कर लूंगा। उसका एक दोस्त बोला, ठीक है, लेकिन वो लड़की तेरी बात मानेगी? अगर कहीं ज्यादा नाटक किया तो? देव बोला, अरे तू चिंता मत कर, ये निशा वैसी ही है। वो बस चाहती है कि मैं सामने से उससे इस बारे में बात करूं, और वैसे भी इस कॉलेज का प्रिंसिपल मेरा बाप है, तो मुझे मना करने की हिम्मत किसी लड़की में वैसे भी नहीं है। उसके एक दोस्त ने कहा, ठीक है, फिर तू जाकर उससे बात कर, इस नीलेश को हम देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसके दोस्तों ने नीलेश के साथ वैसा ही किया। वहीं दूसरी ओर निशा नीलेश का कैफेटेरिया में इंतजार कर रही थी। तभी देव उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो निशा? निशा बोली, मैं अच्छी हूं देव, तुम कैसे हो? देव थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बस अच्छा हूं। निशा, वो असल में मुझे तुमसे एक बात करनी थी। निशा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ बोलो। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, निशा, आई लव यू। ये सुनकर निशा की आंखें गोल हो गईं और वो हैरानी से बोली, व्हाट? क्या कहा तुमने? देव बोला, निशा, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं पिछले साल से तुम्हें चाहता हूं, लेकिन वो नीलेश हमेशा तुमसे चिपका रहता था, इसलिए कह नहीं पाया। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। ये कहते हुए देव निशा का हाथ प्यार से पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी निशा ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, डोंट टच मी। देखो देव, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे? इसलिए प्लीज तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा मेरा कुछ हो सकता है। ये सुनकर देव बोला, कमान यार, मैं समझ रहा हूं कि तुम नीलेश के साथ हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि उसके साथ तुम्हें क्या मिलेगा। अरे कहां वो गरीब भिखमंगा, और कहां मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा। देखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, आराम से सोचकर जवाब देना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, और अगर तुम उस नीलेश को नहीं छोड़ना चाहती तो भी कोई बात नहीं, हम अपना अफेयर छिपकर भी चला सकते हैं। ये सुनकर निशा गुस्से में बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारा समझे। आए दिन तुम अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं, समझे? देव ने उसके चेहरे के एकदम पास आते हुए कहा, हाँ तो तुम कौन सा दूध की धुली हो? उस नीलेश के साथ सुबह से लेकर रात तक घूमती रहती हो। क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बीच क्या होता है? लेकिन फिर भी मैं कम से कम तुम्हारी तरह चरित्रवान बनने का नाटक नहीं करता। ये सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आया और उसने देव को एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सुनकर वहां मौजूद सारे लोग उनकी ओर देखने लगे। सब लोगों को अपनी ओर यूं देखता देखकर देव को बहुत गुस्सा आया और उसने निशा के बाल पकड़ते हुए कहा, मुझ पर हाथ उठाती है, प्रिंसिपल के बेटे पर। अब तू देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूं। ये सब देखकर वहां मौजूद कैंटीन के स्टाफ ने देव के हाथों से निशा को छुड़वाया और फिर निशा ने कॉलेज के प्रिंसिपल से देव की शिकायत कर दी। देव भले ही उनका बेटा था, लेकिन उसने निशा के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए उन्होंने उसे 10 दिनों के लिए कॉलेज से रस्टिगेट कर दिया था। इन सब के कारण देव काफी गुस्से में था और वो कैसे भी करके निशा से इसका बदला लेना चाहता था। नीलेश ने इन सब के बारे में निशा के मना करने के बावजूद भी उसके घर वालों को बता दिया, जिसे सुनकर उसके घर वाले चिंतित हो उठे, क्योंकि देव कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा था
और भले ही उन्होंने उसे कुछ समय के लिए रस्टिकेट कर दिया हो, लेकिन वो निशा को कॉलेज के बाहर परेशान जरूर कर सकता था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही निशा देर रात को अचानक जोर से चीखी, आह। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसके घर वाले फौरन दौड़कर उसके कमरे में आए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि निशा बेड पर बैठकर हाँफ रही थी। इस दौरान उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी साफ देखी जा सकती थीं। निशा की मां ने उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे चीखी क्यों? निशा ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा, कुछ नहीं मां, बस एक डरावना सपना देख लिया था, लेकिन अब ठीक हूं। निशा की मां बोली, तू कहे तो मैं आज रात तेरे साथ ही सो जाऊं? नहीं मां, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। सॉरी, आप लोगों को इतनी रात में परेशान किया। कोई बात नहीं बेटा, अब आराम से सो जाओ। ये बोलकर निशा के पापा और भाई वहां से चले गए। निशा की मां निशा को देखने लगी कि तभी निशा बोली, मम्मी मैं एकदम ठीक हूं, आप भी जाकर सो जाओ। उसके बाद निशा की मम्मी भी वहां से चली गई। अगले दिन नीलेश निशा को कॉलेज ले जाने उसके घर आया। इस दौरान निशा की मां ने उसे कल रात हुई घटना के बारे में बताया। ये सुनकर उसने निशा से पूछा, निशा तुम ठीक हो ना? क्या देखा था तुमने ऐसा? निशा ने बेरुखी से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूं। और फिर वो वहां से चली गई। निशा की मां ने हैरानी से नीलेश की ओर देखा, जैसे मानो पूछ रही हो कि इसे क्या हुआ, ये तुमसे ऐसे बात क्यों कर रही है? तभी नीलेश बोला, शायद वो थोड़ी परेशान होगी, मैं देखता हूं उसे। ये बोलकर नीलेश निशा के पीछे पीछे चला गया। उसी शाम को निशा जब कॉलेज से घर आती है तो इस दौरान वो काफी परेशान लग रही थी। उसे यूं देखकर उसकी मां बोली, अरे क्या हुआ निशा बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? ये सुनकर निशा कुछ बोल ही रही थी कि तभी अचानक निशा ने अपनी मां की ओर घबराते हुए देखा और फिर कुछ देर बाद कहा, नहीं मां, कोई बात नहीं है, मैं बस वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से थोड़ी परेशान हूं। निशा की मां ने निशा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा तू परेशान मत हो, सब अच्छा होगा, बस तू मन लगाकर पढ़, तू बैठ, मैं तेरे लिए एक कड़क चाय लेकर आती हूं। और फिर वो रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय पीकर निशा अपने कमरे में आ गई और निशा की मां रात के खाने की तैयारियां करने लगी। निशा अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, यहां तक कि उसने अपने कमरे की लाइट तक नहीं जलाई थी। शाम के समय निशा की मां उसे रात के खाने के लिए बुलाने आती है। निशा के कमरे में इतना अंधेरा देखकर निशा की मां वहां की लाइट जलाती है। लाइट जलाते ही वह पाती है कि निशा अपना सिर पकड़े बेड पर बैठी हुई थी। निशा को इस तरह से देखकर उसकी मां तेजी से उसके पास आई और बोली, निशा बेटा क्या बात है, आखिर तुम ऐसे अंधेरा करके क्यों बैठी हो? यह सुनकर निशा अपना सिर उठाकर अपनी मां की ओर देखती है। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोली, मां मैं बहुत परेशान हूं। ये सुनकर उसकी मां उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, मुझे बता, क्या किसी ने कुछ कहा? निशा बोल ही रही थी कि तभी एकाएक उसकी मां को देखकर उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वो बोली, मां वो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इस साल फेल ना हो जाऊं, क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेटा देव था ना, उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। उसकी मां ने उसे समझाया, अरे बेटा तू डर मत, अगर उसने कुछ भी किया तो हम हैं ना तेरे साथ, चल अब रोना बंद कर और चलकर कुछ खा ले। और फिर निशा अपनी मां के साथ खाना खाने आ जाती है। इस दौरान खाना खाने के समय सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन निशा का ध्यान वहां नहीं था। वो उस कमरे में मौजूद किसी चीज को घबराते हुए देख रही थी। खाना खाने के बाद निशा अपने कमरे में आकर लाइट बंद करके बैठ गई। अगले दिन सुबह के समय नीलेश निशा के घर आया, उसे अपने साथ कॉलेज लेकर चलने के लिए। निशा तैयार होकर नीचे आई तो उसका चेहरा देखकर नीलेश हैरान रह गया, क्योंकि उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और आंखों के नीचे हल्के काले निशान पड़े हुए थे। ये देखकर नीलेश बोला, अरे निशा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना पीला पीला सा क्यों लग रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बात सुनकर निशा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या? हाँ,
ये सुनकर निशा की मां बोली, अरे निशा, ये तुम कैसे बात कर रही हो? ये तुम्हारा दोस्त है नीलेश। निशा सिर झुकाकर बोली, सॉरी मां, मैं वो थोड़ा परेशान थी, इसलिए गुस्से में कुछ भी मुंह से निकल गया। सॉरी नीलेश। नीलेश बोला, कोई बात नहीं निशा, मैं समझ सकता हूं, कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ, उसके बाद क्लास में हर कोई तुम्हें अजीब नजरों से घूरता है और कल से तो वो देव भी वापस कॉलेज आने लगा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर निशा उसे घूरने लगी, जैसे मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन किसी कारणवश कह ना पा रही हो, और फिर वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। इस दौरान नीलेश भी उसके पीछे पीछे आने लगा। निशा नीलेश के साथ कॉलेज आती है। इस दौरान कॉलेज के सभी बच्चे आते जाते निशा को ही घूर रहे थे, लेकिन जैसे ही निशा की उनसे नजरें टकराती तो वे नजरें चुरा लेते। निशा ऐसे ही अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है। निशा गुमसुम सी अपनी सीट पर बैठी थी कि तभी उसे नीलेश की आवाज सुनाई दी, निशा, उस ओर मत देखना, वो देव अजीब तरह से मुस्कुराते हुए तुम्हें ही देख रहा है। ये सुनकर निशा ने पहले तो नीलेश की ओर एक नजर देखा और फिर देव को। नीलेश ने सही कहा था, देव कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। निशा हैरानी से उसे देखे जा रही थी। फिर देव उसके पास आया और धीरे से बोला था ना कि इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निशा हैरानी से बोली, क्या कहना चाहते हो तुम? देव ने कहा, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो ना? कोई साया तुम्हें परेशान करता है ना, उसका हल मैं ही तुम्हें दे सकता हूं। इसीलिए कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे साथ कॉफी शॉप पर चलो, वहां मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा और तुम्हें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी बता दूंगा। ये बोलकर देव वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। नीलेश उससे थोड़ी दूर बैठा हुआ था, इसलिए उसने उन दोनों के बीच हो रही ये बातें नहीं सुनी थी। देव के जाने के बाद नीलेश निशा से बोला, क्या बोल रहा था वो? निशा गुस्से में बोली, तुम्हें इससे क्या? ये सुनकर नीलेश कुछ न बोल सका। निशा इस बात से हैरान थी कि जिस मुसीबत से वो जूझ रही है, देव को उसका पता कैसे चला, जबकि ये बात तो उसने किसी को नहीं बताई, यहां तक कि अपने घर वालों को भी। अपने इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए निशा कॉलेज के बाद देव के साथ कॉफी शॉप पर गई। इस दौरान नीलेश ने भी उसके साथ आने के लिए कहा, लेकिन निशा ने उसे आने से मना कर दिया। कॉफी शॉप पर आते ही निशा बोली, क्या कहना चाह रहे थे तुम क्लास में? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, बताता हूं, तुम्हें अजीब सा साया दिखता है ना? ये सुनकर निशा बोली, तुम ये? देव ने कहा, अरे मुझे सब पता है, मुझे तो ये भी पता है कि उस साये ने तुम्हें धमकी दी है कि अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो वो तुम्हारे घर वालों को जान से मार डालेगा। ये सुनकर निशा की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? देव बोला, अरे मुझे सब पता है। निशा रोते हुए बोली, देव मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन कैसे भी करके मुझे इन सब से मुक्ति दिलवा दो। मैं इन सब से परेशान हो चुकी हूं। मैं सो नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती। मुझे उजाले से भी डर लगता है, क्योंकि मुझे उजाले में उसका भयानक चेहरा देखना पड़ता है और वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। ये सुनकर देव बोला, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैंने ये काला जादू तुम पर करवाया है और इसका तोड़ भी मुझे पता है। निशा हैरानी से बोली, क्या ये सब तुमने मुझ पर करवाया है? देव ने कहा, हाँ, जब तुमने मुझे कॉलेज से रस्टिगेट करवाया था तब मैं तुमसे हर हाल में बदला लेना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा करके जिसमें मेरा नाम ना आए, और वो है काला जादू। क्योंकि कानून इन सब में नहीं मानता, इसलिए तुम इसके बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकती और ना ही किसी को बता सकती हो, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा। अब सुनो, अगर तुम्हें इन सब से बचना है तो जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना होगा, और एक लड़का किसी लड़की से क्या चाहता है वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आया और उसने देव को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, कमीने, तू मेरी जिंदगी खराब करना चाहता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा?
तुझे जो करना है कर। ये बोलकर निशा दंदनाते हुए तेजी से वहां से चली गई। निशा गुस्से में घर आई। इस दौरान नीलेश वहीं पर उसकी मां के साथ बैठा हुआ था। निशा के आते ही उसकी मां उसके पास आई और बोली, बेटा तू ठीक तो है ना? नीलेश बता रहा था कि तू उस देव के साथ बाहर गई थी। निशा ने जवाब दिया, हाँ मां, उसे मुझसे जरूरी बात करनी थी। निशा की मां हैरानी से बोली, क्या बोला उसने? निशा बोली, उसने मुझसे कहा कि उसने मेरे ऊपर काला जादू करवाया है और अगर मैंने ये बात घर में किसी को भी बताई तो वो उसी समय मारा जाएगा। ये सुनकर निशा की मां हैरानी से बोली, क्या बेटा, कहीं इसका कोई असर ना हो जाए? निशा नीलेश को घूरते हुए बोली, नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ और अगर कुछ हुआ भी तो मुझे पता है कि इससे डील कैसे करनी है। नीलेश बोला, लेकिन फिर भी निशा, हमें इस बारे में प्रिंसिपल सर से बात करनी चाहिए। वो आज काला जादू कर रहा है, कल को उसके इरादे और बुलंद हो जाएंगे। निशा बोली, माफ करना नीलेश, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम वापस घर जा सकते हो। निशा के मुंह से ये सब सुनकर उसकी मां हैरान रह गई, क्योंकि नीलेश निशा का बचपन का दोस्त था और निशा अपनी सारी बातें उसे जरूर बताती थी। फिर आज वो ये क्यों बोल रही है? ये बात उसकी मां को समझ नहीं आ रही थी। खैर, निशा की बात सुनकर नीलेश वहां से चला गया। उसके जाते ही निशा बोली, मां, मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूं। ये बोलकर निशा तेजी से अपने कमरे में चली गई। उसी रात निशा की मां ने यह सारी बात निशा के पापा को बताई। तब उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस लड़के से किसी ने काले जादू के नाम पर पैसे ठगे हैं, वरना देखो हम सभी को ये बात निशा ने बता दी है, तब भी हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। निशा की मां बोली, लेकिन वो लड़का आज काला जादू कर रहा है, कल को पता नहीं क्या करे। निशा के पापा बोले, तो तुम क्या चाहती हो? उसकी मां ने कहा, आप आज कल में ही किसी तांत्रिक या ओंझा को ढूंढकर हमारी निशा का उतारा करवाकर ताबीज बनवा दो, ताकि ऐसी कोई मुसीबत फिर उसके गले न पड़े। निशा के पिता को भी ये बात सही लगी, इसीलिए वो अगले दिन से ही किसी ऐसे को ढूंढने लगे जो निशा का उतारा कर उसके लिए ताबीज बना दे। अगले दिन सुबह सुबह निशा अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप नीलेश से बोल दो कि अब से मेरे साथ आए जाए ना, मैं अकेले ही चले जाऊंगी। ये सुनकर निशा की माँ हैरानी से बोली, अरे लेकिन क्या हुआ निशा, तुम तो हमेशा ही नीलेश के साथ आती जाती थी और ताकि वो देव तुम्हें परेशान ना कर सके इसलिए हम तुम्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकते। निशा ने कहा, माँ, मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो क्या सोचेगा कि हमने उसे मेरा बाइंडीगार्ड बना रखा है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं उसे फोन करके बोल दूंगी, लेकिन तू अकेले नहीं जाएगी, तेरा भाई तुझे कॉलेज छोड़ देगा। उसके बाद निशा की मां ने नीलेश को फोन करके उसे निशा के साथ आने जाने से मना कर दिया। निशा अपने भाई के साथ कॉलेज पहुंची। ये देखकर नीलेश ने पूछा, निशा क्या बात है, तुम्हारी मां ने मुझे फोन पर मना क्यों किया तुम्हारे साथ आने जाने से? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? निशा के भाई ने कहा, देखो नीलेश, हम फालतू में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, ये हमारे घर का मामला है। ये बोलकर निशा का भाई वहां से चला गया। वहीं निशा भी अपनी क्लास में आकर बैठ गई। नीलेश को निशा का ये बर्ताव काफी अजीब लगा। उसने उससे पूछा, क्या बात है निशा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हारे साथ आने जाने से मना क्यों किया? ये सुनकर निशा ने उसे एक नजर गुस्से में घूरा और फिर नजरें हटा ली। उन दोनों को दूर से देख रहा देव इससे काफी खुश लग रहा था। उसी शाम को निशा के पिता निशा को लेकर एक ओंझा के पास जाते हैं। वहां वो उसका झाड़ फूंक कर उसे एक ताबीज दे देते हैं। निशा वो ताबीज अपने पिता के कहे अनुसार उसी समय पहन लेती है। तब वो ओंझा बोला, देखो बेटी, इस ताबीज को मत उतारना। और फिर निशा के पिता और निशा उनका आशीर्वाद लेकर घर आ जाते हैं। उसी रात निशा की मां रात में पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। इसी दौरान उन्हें ऊपर निशा के कमरे में से निशा के रोने सुबकने की आवाज आ रही थी। रात ज्यादा होने के कारण निशा की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी।
वो आवाज सुनकर निशा की मां दौड़कर निशा के कमरे के पास आई और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, निशा बेटा, क्या तुम ठीक हो? अंदर से निशा ने आवाज दी, हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मां ने कहा, बेटा तुम रो क्यों रही थी? निशा बोली, नहीं मां, मैं तो सो रही थी, शायद आपको वहम हुआ होगा। ये सुनकर निशा की मां को भी यही लगा कि शायद ये उसका वहम ही होगा, इसलिए वो पानी लेकर दोबारा अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन निशा की मां उसके कमरे में आती हैं और दरवाजा खटखटाते हुए कहती हैं, निशा बेटी, तेरे कॉलेज जाने का समय हो रहा है, चलो जल्दी तैयार होकर आओ। अंदर से निशा ने आवाज दी, मां, मेरी तबीयत आज कुछ सही नहीं लग रही, इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। निशा की मां घबराते हुए बोली, अरे क्या हुआ बेटा तुझे? कल तक तो तू बिल्कुल ठीक थी। निशा ने कहा, मैं ठीक हूं मां, बस सिर में थोड़ा दर्द है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी मां बोली, लेकिन बेटा तू दरवाजा तो खोल। निशा ने फिर से कहा, मां आप जाओ यहां से, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। ये सुनकर निशा की मां नीचे आई। वहां उसके पापा और भाई काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। निशा की मां उनके पास आई और बोली, सुनिए जी, निशा आज कॉलेज नहीं जा रही और पूछने पर बोल रही है कि उसके सिर में दर्द है और दरवाजा भी नहीं खोल रही, आप चलकर देखिए ना। ये सुनकर निशा के पिता और भाई हैरान रह गए, क्योंकि निशा ने ऐसा आज तक नहीं किया था। इसलिए वे उठकर निशा के कमरे के पास आए और दरवाजा खटखटाते हुए बोले, निशा बेटे, तुम ठीक तो हो ना? निशा ने अंदर से आवाज दी, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता मत करो, बस सिर में थोड़ा दर्द है, थोड़ी देर सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। निशा के पापा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू दरवाजा तो खोल। उसने फिर आवाज दी, पापा मैं अभी सो रही हूं। उसके पापा बोले, पहले दरवाजा खोल, फिर सोते रहना। उसके बाद निशा ने दरवाजा खोला। निशा के बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे पड़े काले निशान अब और ज्यादा गहरे हो गए थे और त्वचा की रंगत पहले से भी सफेद हो चुकी थी। उसे देखकर निशा की मां बोली, बेटा ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? निशा बोली, कुछ नहीं मां, बस थोड़ा सिर में दर्द है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसके पापा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, थोड़ी देर में आकर नाश्ता कर लेना। और फिर वे तीनों वापस नीचे आ गए। उनके जाते ही निशा ने वापस कमरे का दरवाजा लगा लिया। नीचे आते ही उसके पापा बोले, शायद निशा के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, हम कल जो ताबीज ओझा से उसके लिए लाए थे, वो ताबीज भी उसके गले में नहीं था, हो ना हो इसने उसे उतार कर कहीं फेंक दिया होगा, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये सुनकर निशा के भाई ने घबराते हुए कहा, तो पापा अब हम क्या करेंगे? उसके पापा ने कहा, हमें जल्द से जल्द किसी तांत्रिक को ढूंढना पड़ेगा, मैं आज ही किसी को ढूंढता हूं। उसी दिन शाम को उसके पिता एक तांत्रिक को लेकर वहां आते हैं। घर में घुसते ही वह तांत्रिक आसपास देखते हुए बोला, आपके घर में एक शक्तिशाली साया है और पता नहीं मैं उसे निकाल पाऊंगा या नहीं। निशा की मां हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? तांत्रिक ने कहा, देखिए मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अगर वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हुई तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वह तांत्रिक उस घर के बीचों बीच हवन कुंड में आम की लकड़ी जलाकर मंत्रोच्चारण करने लगा। मंत्रोच्चारण करने के कुछ देर बाद ही निशा के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर निशा के घर वाले काफी घबरा जाते हैं। तभी वो तांत्रिक बोला, ये लड़की कौन है जो अभी ऐसे चीखी? निशा के पिता बोले, वो हमारी बेटी है निशा। तांत्रिक ने कहा, वो साया इस लड़की के लिए ही यहां आया है और जब तक ये लड़की उस साये की बात नहीं मान लेती तब तक वो इसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उसकी मां घबराते हुए बोली, आपके पास इसका कोई तो समाधान होगा। वह तांत्रिक बोला, मैं अपने तंत्र मंत्र से इस आत्मा को काबू में करने की कोशिश करता हूं। ये बोलकर उस तांत्रिक ने नींबू में 4 लौंग घुसेड़ दिए और फिर दोबारा अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करने लगा। इन मंत्रों के उच्चारण से निशा जोर से चीखी, आह, जैसे उसे बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो रही हो। फिर अगले ही पल वो भागते हुए तेजी से नीचे आई और कराहते हुए बोली,
पापा भगाइए इस ढोंगी को, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। निशा को ऐसे देखकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। तभी वो तांत्रिक बोला, इस लड़की को पकड़ लो, हमें इसके माथे पर यह विभूति लगानी है। ये सुनकर निशा के घर वालों ने कसकर उसे पकड़ लिया और फिर उस तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करते हुए निशा के माथे पर विभूति लगा दी। विभूति लगते ही निशा दोबारा जोर से चीखी। आह! वो उन लोगों की पकड़ से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। तभी उस तांत्रिक ने निशा से कहा, बता, क्यों तूने इस लड़की के शरीर पर कब्जा किया है और किसने भेजा है तुझे? निशा भयानक आवाज में बोली, नहीं बताऊंगी। ये सुनकर उस तांत्रिक ने दोबारा मंत्रोच्चारण कर वह विभूति निशा के ऊपर डाल दी। विभूति के शरीर पर लगते ही निशा जोर जोर से चीखने लगी, जैसे मानो उसका शरीर जल रहा हो, लेकिन निशा ने फिर भी कुछ नहीं बताया। यह सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चलता रहा और आखिरकार निशा बेहोश हो गई, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं बताया। उसके बेहोश होते ही उस तांत्रिक ने वो क्रिया वहीं रोक दी और फिर उसके घर वालों से कहा, देखिए, मैंने हर संभव कोशिश की इस दुष्ट आत्मा को प्रताड़ित कर आपकी बेटी के शरीर से निकालने की, लेकिन ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तब निशा के पिता बोले, तो अब हम क्या करें? उस तांत्रिक ने कहा, देखिए, कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को वश में करते हैं और वो आपको रात के समय श्मशान में मिल सकते हैं। उसके बाद वो तांत्रिक वहां से चला गया। उनके जाते ही निशा के पिता और भाई ने निशा को उठाकर कमरे में रखा और फिर वे वापस आ गए। नीचे आते ही निशा की मां बोली, उस लड़के देव ने हमारी निशा के ऊपर ये सब किया है, उसे इसका तोड़ भी पता होगा, क्यों ना हम उससे बात करें? निशा के पिता बोले, तुम सही कह रही हो, लेकिन पहले आज रात श्मशान में जाकर किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर निशा के ऊपर जो साया है वो उतरवा दूं, फिर उस लड़के को भी देख लेंगे। फिर उसी दिन देर रात को निशा के पिता और भाई श्मशान में जाते हैं। वहां पर कुछ बाबा बैठे हुए थे। निशा के पिता उनके पास गए और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। उन बाबाओं ने निशा के पिता की सारी बात सुनी और फिर उसकी सहायता को राजी हो गए। अगले दिन उनमें से एक बाबा निशा के पिता के साथ घर आए। उन्होंने भी उनके घर पर एक खतरनाक साय का अनुभव किया और कहा, यह काफी खतरनाक साया है और तुम्हारी बेटी से कुछ चाहता है, और जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती ये तुम्हारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ने वाला। निशा के पिता हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, निशा मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। कुछ भी करके उसे बचा लीजिए, बदले में हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। ये सुनकर उस बाबा ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। उन मंत्रों की आवाज वातावरण में गूंजने लगी और फिर निशा वहां आई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, बंद करो ये सब, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन वह बाबा बिल्कुल शांत नहीं हुआ। वह अब भी लगातार मंत्रोच्चारण किए जा रहा था। निशा ने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए थे ताकि उन मंत्रोच्चारण की आवाज उस तक न पहुंचे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही निशा का शरीर उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। निशा उस पूरे हाय नल में गोल गोल घूमने लगी। इस दौरान उसके चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी। उसे यूं देखकर उसकी मां घबराते हुए बोली, निशा ने कल से खाना नहीं खाया है और ऊपर से ये सब, कहीं उससे कुछ हो ना जाए। ये सुनकर निशा के पिता भी चिंतित हो उठे, लेकिन वो बाबा फिर भी नहीं रुका। वो लगातार मंत्रोच्चारण किए जा रहा था और निशा गोल गोल घूमे ही जा रही थी। तभी अचानक उस बाबा ने अपने झोले में से एक मुट्ठी राख निकालकर मंत्रोच्चारण करते हुए निशा के ऊपर डाल दिया। वो राख पड़ते ही निशा अपनी जगह पर रुककर जोर से चीखी, आह! फिर वो बाबा बोला, बता, इस लड़की को छोड़ेगा या नहीं? निशा बोली, जब तक ये लड़की मेरी बात नहीं मान लेती मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग इस लड़की को समझाओ कि अपनी हट छोड़कर मेरी बात मान ले। उस तांत्रिक ने पूछा, जिद्दी आत्मा, आखिर किसने भेजा है तुझे और क्या चाहता है वो? निशा बोली, नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अच्छा तो फिर ये ले। ये बोलकर उस बाबा ने दोबारा मंत्रोच्चारण कर वो राख निशा के ऊपर डाल दी।
उस राख के दोबारा ऊपर पड़ते ही निशा जोर से चीखने लगी, नहीं, ये मत डालो मेरे ऊपर, इससे मुझे जलन हो रही है। वह बाबा गुस्से में बोले, अगर तू चाहती है कि मैं ये सब रोक दूं तो फौरन उसका नाम बता। निशा बोली, नहीं बताऊंगी। ये सुनकर वो बाबा बोला, बहुत हठी है तू, लेकिन अगर तू हठी है तो मैं भी हठी हूं, और अब जब तक तू उसका नाम ना बता देती मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए उन्होंने दोबारा मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। ऐसा करते ही निशा दोबारा उठकर गोल गोल घूमने लगी, और ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि निशा बेहोश ना हो गई। उसके बेहोश होते ही बाबा बोले, इस लड़की को ले जाकर लेटा दो, ये काफी थक गई है और अब इसके शरीर ने जवाब दे दिया है। इसे होश में आते ही कुछ खिला देना, वरना कमजोर पड़ जाएगी, और ये आत्मा इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं कल फिर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि कल इस आत्मा से इस लड़की को मुक्ति दिला दूं। तब तक आप लोग अपनी बेटी से पूछ कर देखना, अगर वो कुछ बता पाए तो, कि आखिर वो जिसने भी आपकी बेटी के ऊपर ये सब किया है वो चाहता क्या है। उसके बाद वे बाबा वहां से चले गए और निशा के भाई ने निशा को उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया। होश में आते ही निशा ने पाया कि उसकी माँ उसके पास बैठी हुई है। उन्हें देखकर निशा बोली, माँ, मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। ये सुनकर निशा की माँ के आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, हाँ बेटा, आज तुम्हें इतना शारीरिक और मानसिक कष्ट जो हुआ था। ये सुनकर निशा कुछ देर शांत रही, फिर बोली, माँ, इन सब का कोई फायदा नहीं है, वो इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगी। निशा की माँ बोली, ऐसा मत बोल बेटा, उस बाबा ने कहा है कि कल वो पूरी कोशिश करेंगे इन सब से तुझे मुक्त करने की। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना तेरे साथ। वैसे बेटा वो आखिर क्या चाहता है तुझसे, ये तो बता। ये सुनकर निशा कुछ ना बोली। ये देखकर उसकी माँ बोली, चल तू इस बारे में ज्यादा मत सोच, तू यहीं आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये बोलकर निशा की माँ वहां से चली गई। कुछ देर बाद उसकी माँ एक प्लेट में खाना लेकर वहां आई और उसे खिलाने लगी। 2 निवाले खाने के बाद निशा ने कहा, माँ बस हो गया, मुझसे अब और खाया नहीं जाएगा। उसकी माँ बोली, अरे बेटा, तूने 2 ही तो निवाले खाए हैं, थोड़ा और खा ले, वैसे भी बहुत कमजोर हो गई है तू, अगर कुछ खाएगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी। फिर मन मारकर निशा ने थोड़ा बहुत खा ही लिया, लेकिन आधी रोटी खाने के बाद उसे उल्टी आने लगी और उसने मना कर दिया। तब उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे एक गिलास दूध पिलाया और फिर वो उस कमरे से चली गई। अपनी माँ के जाने के बाद निशा कल के लिए चिंता करने लगती है, क्योंकि इन सब से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, और ये जिद्दी आत्मा थी जो उसके ऊपर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। निशा यही सब सोच रही थी तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल देखा तो पाया कि वो कॉल नीलेश का था। ये देखकर निशा को बहुत गुस्सा आया और उसने वो मोबाइल उठाकर फेंक दिया और जोर से चीखने लगी। उसकी वो चीख सुनकर उसके घर वाले दौड़कर उसके कमरे में आए। वहां मोबाइल की ऐसी दशा देखकर उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी तो क्यों मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। ये बोलकर निशा जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके पिता बोले, शांत हो जा बेटा, अब कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। उस रात निशा की माँ उसके साथ ही सो गई। निशा देर रात उठ बैठी और जोर से चीखी, मुझे परेशान करना बंद करो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उठी और जैसे तैसे उसे शांत करवाने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने निशा को जैसे तैसे सुलाया और फिर खुद भी सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही निशा दोबारा उठ बैठी और अपने कान पर हाथ रखकर बैठ गई, जैसे कोई उससे कुछ बोल रहा हो और निशा सुनना ही नहीं चाहती हो। निशा की माँ सो रही थी, इसलिए उन्हें इसका पता नहीं चला। अगले दिन वो बाबा दोबारा आया और फिर वही सब दोबारा शुरू हुआ। पिछली बार की तरह इस बार भी निशा आधे 1 घंटे में थक कर बेहोश हो गई। उस बाबा ने कहा, बहुत ही जिद्दी आत्मा है, सच में ये कोई साधारण आत्मा का काम नहीं है। निशा की माँ घबराते हुए बोली, तो बाबा हम क्या करें। बाबा बोले,
इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। पहले हमें ये पता करना होगा कि ये चाहती क्या है, और हमारी मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ना ही ये आत्मा इस बारे में बताने को तैयार है और ना आपकी बेटी। निशा की माँ बोली, बाबा, एक लड़का है देव, उसने निशा को कहा था कि ये सब उसने किया है, और जब तक निशा उसकी बात नहीं मान लेती तब तक वो ये सब बंद नहीं करेगा। बाबा बोले, हमें फौरन उस लड़के से इस बारे में बात करनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो कहाँ रहता है आपको पता है? फिर निशा के पिता और भाई ने निशा को उसके कमरे में सुलाया और फिर देव से मिलने पहुंच गए। लगभग आधे घंटे बाद निशा को होश आया। उस समय उसकी माँ उसके साथ ही थी। होश में आते ही निशा करहाते हुए बोली, माँ, मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से टूट रहा है, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। निशा की माँ आंखों में आंसू लिए बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू बस भगवान पर भरोसा रख। बेटा, तू कम से कम मुझे तो बता कि आखिर वो क्या चाहता है। इस पर निशा कुछ न बोली, लेकिन उसके आंखों से बहते आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। तभी उसकी माँ बोली, चल छोड़ इस बात को, मैं तेरे लिए गर्म दूध लेकर आती हूं। ये बोलकर उसकी माँ वहां से जाने लगी कि तभी निशा बोली, माँ, बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए आलू का पराठा भी बना दोगे? निशा की माँ बोली, अरे बिल्कुल बना दूंगी, तू आराम कर, मैं अभी बनाकर लाई। इसके बाद निशा की माँ वहां से चली जाती है। माँ के जाते ही निशा ने उठकर अपने कमरे का दरवाजा लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ निशा के पिता और भाई देव से मिलकर इस बारे में बात करने के लिए निशा के कॉलेज आते हैं। उन तीनों को देखकर देव घबरा जाता है, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ करता, निशा का भाई उसे पकड़ लेता है और पूछता है, बता, मेरी बहन का पीछा इन सब से कैसे छूटेगा? देव गुस्से में बोला, उसने तुम सभी को बता दिया मतलब? अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस पर निशा के भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे एक मुक्का जड़ते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आ रही हमारे सामने ये बोलते हुए? ये सब देखकर निशा का पिता उसे रोकते हुए बोले, अरे छोड़ इसे, और देव बेटा प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी ऐसे खराब मत करो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। इतनी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी होने लगी और देव के पिता भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर वे गुस्से में निशा के पिता से बोले, ये सब क्या लगा रखा है आपने? ये सुनकर देव दौड़कर उनके पास आया और बोला, पता नहीं डैड, ये निशा के पापा और भाई मुझे यहां आकर बिना बात के मार रहे हैं। निशा के पापा हाथ जोड़कर बोले, देखिए जी, आपके बेटे देव ने हमारी निशा के ऊपर काला जादू किया है, जिस वजह से उसकी हालत खराब है, इसलिए प्लीज इससे बोलिए कि उसे ठीक कर दीजिए। ये सुनकर देव के पिता भड़कते हुए बोले, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास लगा रखी है आप लोगों ने? यहाँ जाइए और जाकर अपनी बेटी को किसी डायनेक्टर को दिखाइए, और हाँ, इस बार तो जाने दे रहा हूं, लेकिन अगली बार आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो मैं निशा को हमेशा हमेशा के लिए कॉलेज से रस्टिगेट कर दूंगा, समझे? ये सुनकर निशा के पिता और भाई वापस घर की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान उन्हें निशा की मां का फोन आया और वे रोते हुए बोली, सुनिए जी, जल्दी आइए, निशा दरवाजा नहीं खोल रही। ये सुनकर वे तीनों घर की ओर भागे। घर आते ही उन्होंने निशा के कमरे का दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खुलते ही अपने सामने निशा का शव पंखे से लटकता देख वे तीनों वहीं बैठ जाते हैं। निशा की आत्महत्या की पुलिस जांच होती है, लेकिन उसमें कुछ खास पता नहीं चलता। हालांकि निशा के घर वाले बार बार देव के ऊपर काला जादू का इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन कानून इन सब में नहीं मानता, इसलिए इसे पढ़ाई का प्रेशर बताकर केस बंद कर दिया गया। निशा के घर वाले इससे काफी दुखी थे। निशा की मौत के लगभग 15 दिन हो चुके थे। इसी दौरान अचानक देव के पिता दौड़े दौड़े निशा के पिता के पास आए और गुस्से में बोले, आप लोगों ने क्या किया मेरे बेटे के साथ? निशा के पिता हैरानी से बोले, हमने क्या किया? देव के पिता बोले, बनिए मत, मेरे बेटे के ऊपर आप लोगों ने काला जादू करवाया है। निशा के पिता बोले, हम आपके बेटे पर काला जादू क्यों करवाएंगे भला? देव के पिता बोले, मुझे सब पता है, क्योंकि मेरे बेटे ने आपकी बेटी के ऊपर काला जादू किया था।
इसका बदला लेने के लिए आपने ये सब किया है। निशा के भाई ने कहा, आप उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे कि व्हाट नाए नॉनसेंस, काले जादू जैसा कुछ नहीं होता, तो अब अचानक इस पर भरोसा करने लगे। जब बात अपनी औलाद पर आती है तब पता चलता है ना। अगर उस दिन आपने अपने बेटे को समझाकर सब ठीक करवाया होता तो आज मेरी बहन जिंदा होती। अरे जाइए जाइए, जाकर किसी अच्छे डायनेक्टर से अपने बेटे का इलाज करवाइए। ये सुनकर देव के पिता हाथ जोड़कर बोले, देखिए, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, मेरा एक ही बेटा है। निशा के पिता बोले, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने देव के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन लगता है उसने निशा की तरह और लोगों को परेशान किया था, जिस वजह से किसी ने उसके ऊपर कोई टोटका कर दिया है। आप उसे अच्छी जगह दिखा लीजिए। ये सुनकर देव के पिता वहां से चले गए। उसके कुछ दिन बाद निशा के पिता को नीलेश का फोन आया। फोन उठाते ही नीलेश बोला, हेलो अंकल, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। निशा के पिता बोले, अरे नीलेश, हाँ बोलो, वैसे तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? नीलेश ने रोते हुए कहा, बस कुछ नहीं अंकल, मैं अपने ही किए की सजा भुगत रहा हूं। निशा के पिता बोले, अरे क्या बात है बेटा, बताओ तो। बस अंकल, आप पूरे परिवार समेत शाम को मेरे घर आ जाओ, मैं वहां सब बताता हूं। ये बोलकर नीलेश ने फोन रख दिया। उसी शाम को निशा का परिवार नीलेश के घर आया। उस समय नीलेश के माता पिता और भाई वहीं नीलेश के साथ मौजूद थे। इस दौरान एक तांत्रिक भी वहीं मौजूद था। नीलेश अभी देखने में ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे कि मरने के समय निशा लग रही थी। आंखों के नीचे काले निशान, त्वचा की रंगत सफेद और चेहरे पर घबराहट। नीलेश को इस तरह से देखकर निशा की मां बोली, अरे नीलेश बेटा, निशा के जाने के बाद ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? नीलेश बोला, मैं अपने किए की सजा भुगत रहा हूं, मैं तो बस। नीलेश ने इतना कहा ही था कि तभी उसका दम घुटने लगा। ऐसा होते ही नीलेश जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। कुछ देर बाद वह खांसते हुए उठा और बोला, बताता हूं, सब बताता हूं। दरअसल मैं निशा से बहुत प्यार करता था और उसने मुझे हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझा। लेकिन फिर एक दिन मैंने कॉलेज से घर आते हुए निशा से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। मुझे लगा था कि जैसे मैं उसे चाहता हूं वैसे ही वो भी मुझे चाहती होगी, लेकिन मैं गलत था। मैंने जैसे ही उसे अपने दिल की बात बताई तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि वो सिर्फ मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अब निशा ने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया था। इसलिए मैंने एक तांत्रिक को पैसे देकर एक शक्तिशाली आत्मा को सिद्ध किया और फिर उसे निशा के ऊपर लगा दिया ताकि वो उसे परेशान कर मुझसे शादी के लिए मनाए। मैंने उस आत्मा को सिद्ध करते समय ये भी किया था कि अगर उसने मुझे छोड़कर किसी और को इस बारे में बताया तो वो आत्मा उसके भी पीछे पड़ जाएगी। इसलिए निशा ने ये बात किसी को नहीं बताई और अंत में आत्महत्या कर ली। ये सुनकर निशा का भाई हैरानी से बोली, लेकिन ये कैसे हो सकता है? निशा के ऊपर काला जादू तो उस देव ने किया था ना? नीलेश बोला, देव ने किसी ढोंगी पाखंडी से ये काम करवाया था। उसके किए जादू का निशा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसे तो बस ये लग रहा था कि ये सब उसी का असर है, लेकिन उसके इस की सजा निशा ने उसे पागल करके दे दी है। निशा की मां गुस्से में बोली, निशा की ऐसी हालत पर भी तुम्हें तरस नहीं आया और तुम अपने आप को उसका अच्छा दोस्त कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। अरे प्यार करने वाले ऐसे अपने प्यार की जान लेते हैं क्या? इतनी ही देर में नीलेश की मां बोली, देखिए बहन जी, मानती हूं कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज हमारे खातिर इसे माफ कर दीजिए। आप निशा से बोलेंगी तो वो जरूर इसे बख्श देगी। आप तो एक माँ हैं, दूसरी माँ का दर्द समझ सकती हैं। इस पर निशा की माँ गुस्से में उठी और बोली, आपने अपने बेटे को रोका था जो मैं रोकूं? नीलेश की माँ याचना भरे लहजे में बोली, बहन जी, अगर मुझे मालूम होता कि ये ऐसा कुछ करने वाला है तो जरूर रोकती। मुझे तो पता भी अभी चला। आप कहें तो मैं आपके पैर पकड़ने को भी तैयार हूं। ये सुनकर निशा की मां ने कहा, निशा छोड़ दे इसे। ये बोलकर निशा का परिवार वहां से चला गया
उनके जाते ही नीलेश को निशा भी दिखाई देना बंद हो गई थी। ये देखकर नीलेश ने राहत की सांस ली। उसी दिन रात के समय नीलेश चैन से सो रहा था। आखिर इतने दिनों बाद आराम से जो सो रहा था, लेकिन तभी देर रात वो एक झटके से उठा और फिर उठते ही बिना अधिक समय गंवाए उसने अपने पंखे पर बेडशीट से एक फंदा बनाया और उसमें लटक कर आत्महत्या कर ली। उसी रात निशा अपनी माँ के सपने में आई और बोली, माँ, अब आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैंने नीलेश को मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया है। अगले दिन पुलिस ने आकर इसकी छानबीन शुरू की और पाया कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त के जाने के गम में नीलेश ने आत्महत्या कर ली और ये लिखकर केस वहीं बंद कर दिया गया। वहीं देव आज भी पागल खाने में है। वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अक्सर साथियों, युवावस्था में ऐसा सभी के साथ होता है। चाहे हम कॉलेज में रहे या स्कूल में, हम किसी से प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाला भी हमसे प्रेम करता हो। कुछ लोग तो उस चीज को वहीं पर भूल जाते हैं कि चलो अगर ये नहीं तो कोई और सही। लेकिन कई लोग उस एक तरफा प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। अक्सर आपने ऐसे बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या फिर बसों में पर्चे लगे हुए दिखते हैं कि अपना मनचाहा प्यार पाए, किसी के ऊपर भी वशीकरण करवाए, आदि आदि। और कई बार लोग इन सब के चक्करों में चढ़ जाते हैं। अब इनमें अधिकतर जो बाबा वगैरह होते हैं वो फ्रॉड होते हैं और केवल पाखंड करते हैं। किसी के ऊपर काला जादू करके उसको अपने से प्यार के करने के लिए मजबूर करना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रकार के विज्ञापन करने वाले लगभग 90% बाबा केवल फ्रॉड होते हैं और आपसे पैसा लूटते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी चीजें होती नहीं है। बहुत ही कम ऐसे तांत्रिक या बाबा जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो ही ऐसा कर सकता है। लेकिन कोई भी बाबा इस प्रकार के घिनौने कार्य नहीं करता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तांत्रिक मिल ही जाते हैं। अगर उन्हें बहुत सारा लालच दिया जाए तो वो इस प्रकार की चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो आपसे भी यही कहूंगा कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और अगर सामने वाला हमसे प्रेम नहीं करता है तो हमें उसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। और खास करके काला जादू जैसे चीजों में तो भूलकर भी हमें कदम नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार हम इस चीज को कर तो लेते हैं, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। उसमें सामने वाले की जान तो खतरे में पड़ ही जाती है। जो इंसान इस काले जादू को करवाता है उसको भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपने आखिर तक सुनी है और आपको स्टोरी काफी पसंद भी आई है। तो जो लोग आखिर तक स्टोरी को सुन रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर कर दे कि हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी को आखिर तक सुना है और आपका नाम अगली स्टोरी में जरूर लिया जाएगा। चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम ले लेते हैं। अशरफ हुसैन, नेपाल। मुकेश, जामनगर। महेंद्र सिंह, गुजरात। कुसुम मिश्रा, छत्तीसगढ़। कुणाल, मुकेश। कृष्णा सिंह, वेस्ट बंगाल। यास्मीन, यूएसए। राहुल सिंह राजपूत, इंदौर। फातिमा खान, बंबई। संगीता गुप्ता, गुजरात। मोइन खान, पूजा गुरनानी, भीलवाड़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में धन्यवाद ममता सहाय का, जिन्होंने आपके लिए ये स्टोरी तैयार की है। चलिए फिर मिलते हैं अगली स्टोरी पर।